हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी फ़्लो और प्रोडक्टिविटी के बारे में। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होती है और एनर्जी फ़्लो जो है लिडमैन का लॉ और जो थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं। तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो एसेंशियल है एनर्जी फ़्लो, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ़्लो के लिए। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, इसमें एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट में भी चेंज इट्स फॉर्म, इसकी फॉर्म केवल चेंज की जा सकती हैं। इस लॉ को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ के नाम से भी जानते हैं। यानी ये तो हुआ फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बताता है कि व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, देयर इज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ द यूजफुल एनर्जी। यानी जो एनर्जी का यूजफुल एनर्जी होती है, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र की जाती है तो उसका कुछ अमाउंट जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे सम एनर्जी जो है वो डिग्रेड हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है या किसी और काम में खर्च हो जाती है। इस लॉ को लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं। क्योंकि अगर हम एक बात नॉर्मल करें, जितनी कोई भी बल्ब है जो हमें लाइट एनर्जी देता है, उसको जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे उसको वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। यानी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो उसको हीट करने में हीट एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो जाएगी। हमें चाहिए लाइट एनर्जी, एनर्जी का हम कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में कुछ, तो ये जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लॉस हमारा एनर्जी का हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो सेकंड लॉ स्टेट करता है, इसे एंट्रोपी लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो लिडमैन का लॉ, जैसा आप देख सकते हैं इसे 10% लॉ के नाम से जाना जाता है। 10% लॉ सबसे पहले आरएल जो लिंडेमैन ने 1942 में दिया था। इसके अकॉर्डिंग ओनली 10% ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड 90% लॉस्ट इन द रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यानी जो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है तो केवल 10% जो है एनर्जी वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है लिखा हुआ समटाइम 10% लॉ इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट नहीं होता है। देयर में भी मोर देन 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर ट्रॉपिक लेवल्स इन द रेंज 20-30। यानी कभी कभी 20 से 30% भी एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है। इसको रिपोर्ट किया था 1974 में स्टेलियो ने। तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्टली जो है यही लॉ फॉलो करता है। तो उसमें आप देखेंगे एनर्जी का जो फ्लो होता है, एक डायग्राम से आप देख सकते हैं, ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है इसमें जो एनर्जी सन से आती है उसका 48% जो है PAR से बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। PAR का फुल फॉर्म है सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बाकी जो होता है वो अल्ट्रावायलेट या ये जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है उसको ही फोटोसिंथेसिस उससे होती है। और बाकी जो होता है अल्ट्रा इंफ्रा होता है उससे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यानी फोटोसिंथेटिक जो एक्टिव रेडिएशन नहीं होता है। तो 52% लॉस होता है अपर लेयर में, ये ग्राउंड सरफेस पे आता है। तो इसमें से 95 से 99% जो होता है वो हीट और एवापोरेशन में लॉस होता है। लगभग 1 से 5% जो है वो ग्रीन प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। इसमें से 1 से 2% ही ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर पाते हैं और जो कुछ होता है वो रेस्पिरेशन के फॉर्म में लॉस हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग जीरो अपना जो एनर्जी अब्जॉर्व की उन्होंने 1 से 2% वो फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में यूज़ किया, उसमें से कुछ परसेंट रेस्पिरेशन में लॉस हुआ। तो लगभग जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो 0.8 से 1.6 या 1.5% नियरली होती है। यानी कुछ अमाउंट जो लॉस हो जाता है। यानी जो नेट प्रोडक्टिविटी मिली यानी ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है लगभग 0.8 से 1.6% होती है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एनर्जी जो है हमें सन से कितनी मिलती है और हमें जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देती है, नेट प्रोडक्टिविटी मिलती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो कितनी मिलती जाके है। नेक्स्ट एक जो डायग्राम है इससे आप समझ सकते हैं कि जो एनर्जी का जो फ्लो है, एनर्जी का फ्लो का मॉडल जो है, सिंपलेस्ट जो मॉडल दिया था सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, ये सबसे पहले आरएल लिडेमैन ने ही दिया था 1942 में और E.P. ओडम ने 1963 में दिया। ये जो मॉडल मैं दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम पे स्क्रीन पे जो आपके शो हो रहा है, ये है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। इसके अकॉर्डिंग जो होता है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल जो है ये बताता है कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो सिंगल चैनल्स के फॉर्म में होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। तो उसमें आप देखेंगे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सोलर रेडिएशन मिला, ऑटोट्रॉप्स ग्रीन प्रोडक्शन इसमें जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो मिली। फिर इसके बाद हार्बीवोर्स को मिला, डिकम्पोजिशन भी हुआ, नॉट यूटिलाइज है, रेस्पिरेशन में खर्च हुई, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में खर्च होती है। फिर हार्बीवोर्स को गई लगभग 15। उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन हुआ, फिर नॉट यूटिलाइज है, रेस्पिरेशन हुआ, तो कार्निवोर्स को फिर से 3 मिली, और फिर से डिकम्पोजिशन हुआ, नॉट यूटिलाइज हुई और रेस्पिरेशन हुआ। इस तरीके से जो है सिंगल चैनल के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। एनर्जी फ्लो को जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा ग्रीन प्लांट से हार्बीवोर्स और उसके बाद कार्निवोर्स में होता है।
यहाँ पर प्रोग्रेसिव डिक्रीजमेंट होता है एनर्जी लेवल में, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन जो होता है वो डिफरेंट टॉपिक लेवल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर देखिए दूसरा एक चैनल है जिसको मैंने आपको दिखाया नहीं है, तो उसमें रिप्रेजेंट किया गया कैसे एनर्जी कहाँ से फ्लो होती है और कहाँ जाती है, किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समय लगेगा डिस्कस करेंगे हम। तो जो एनर्जी जो है इसकी चेंजेस होती हैं फॉर्म, वो केवल फर्स्ट लॉ को फॉलो करती हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम बना सकते हैं ना इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी को, इसको खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है ये जो एनर्जी का चेंजिंग है वो ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी है क्या, इसको हमें अच्छे से समझना है। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास आर ऑर्गेनिक मैटर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन इकोलॉजी। ये नॉर्मल बात अगर करते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, उसमें जो एक पर्टिकुलर टाइम में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है उसे वहाँ की प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। हर एक टॉपिक लेवल में लिविंग मटेरियल्स का जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट मास होता है, इसे स्टैंडिंग क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एट पर्टिकुलर टाइम द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, जो लिविंग मटेरियल होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर उसका जो मास होता है उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप को यूजुअली मेजर किया जाता है मास लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास के रूप में, जिसे बायोमास कहा जाता है, जो कि ड्राई वेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। यानी इसको ड्राई वेट ऐसा देखा जाता है कि वाटर को निकाल दिया गया फिर मास जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। यानी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर एक टर्म आता है, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी वो रेट जिससे ऑर्गेनिक मैटर जो है एक यूनिट एरिया में सिंथेसाइज हो रहा हो, बन रहा हो, उसे प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो सीधे अगर हम देखें तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है ग्रीन प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स पर। प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको फिर से दो में डिवाइड किया गया है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी GPP, और दूसरी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो GPP यानी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, द रेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा होता है उसे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन इसमें से तो उसे बोलेंगे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद कुछ जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बचता है इसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी एक तरीके से हम देखें, इट इज़ द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन बायोमास यानी ऑर्गेनिक मैटर बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस। यानी रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बचता है उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो क्या निकालेंगे, NPP इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, GPP इक्वल टू क्या है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। NPP को हमें निकालना है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, तो उससे आ जाएगी हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेस्पिरेशन जो है वो 3 कंपोनेंट्स में होता है, रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है, रेस्पिरेशन हेटेरोट्रॉफ्स में होता है और रेस्पिरेशन डिकम्पोजर्स में होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे जो नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी है, NEP। नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वही है कि जो रेट होती है अमाउंट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन आफ्टर द कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी हेटेरोट्रॉफ्स प्लांट्स और डिकम्पोजर्स के बाद जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बचती है उसे बोलते हैं नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। इसको नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को अगर हम देखें तो NEP इक्वल टू GPP यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस RP प्लस RH प्लस RD, यानी रेस्पिरेशन प्लांट्स का, रेस्पिरेशन हेटेरोट्रॉफ्स का, रेस्पिरेशन डिकम्पोजर्स का। तो इससे हम निकालेंगे नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो रिफ़र करती है द रेट एट विच फूड एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड एट कंज्यूमर लेवल एंड इट कैन बी डेसिग्नेटेड एट P2। ये इसको डिज़ाइन किया जाता है P2 से, यानी प्राइमरी सेकंड है,
यानी हम देखें ग्रास, अगर हम इसे निकालना है कि स्टोर्ड एनर्जी और बायोमास एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जो सेकेंडरी लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिर इसमें से नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जो सेकेंडरी लेवल पर जो रेस्पिरेशन के बाद जो प्रोडक्टिविटी बचती है उसे नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी ग्रास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इससे माइनस करते हैं हम रेस्पिरेशन तो उसके बाद आती है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम इसको देखें तो P2N इक्वल टू P2G माइनस R। P2G मतलब जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या सेकेंडरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, Pn को मैंने नेट से लिखा है, तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी P2 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो इकोसिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले दो हैं, एक टेरेस्ट्रियल है, दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती क्या है, ये डिस्क्राइब करती है कि द एफिशिएंसी विद विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इसे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहते हैं। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इक्वल टू एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट वन ट्रॉपिक लेवल अपॉन एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल इंटू 100। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अब यहाँ पर इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है 1 to 5% प्रोड्यूसर्स में होती है और 10 to 30% अदर ट्रॉपिक लेवल्स में होती है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। बच्चे कॉपी देंगे।